स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जब हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हाइड्रोजन गैस पे करते हैं तो वो भी एनर्जेटिकली एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होने पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का, डिफरेंट वेवलेंथ का एक स्पेक्ट्रम एनालाइज होता है। उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कैसे देखते हैं हम इसको? इस स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज थी, आपको पता है, इसको हम क्या कहते हैं? वेव फंक्शन। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? वेवलेंथ। किसके बराबर है? 109,677 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। डिफरेंट डिफरेंट सीरीजेस के साइंटिस्ट ने जैसे n की वैल्यू 1 लाइमन ने की थी, 2 बामर ने की थी, 3 पास्चन ने की थी, 4 ब्रैकेट ने की थी, और 5 टिफन। यानी ये फर्स्ट है तो इसमें जो आ सकता है इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है, सेवन से आ सकता है। सिमिलरली सेकंड की जब हम बात करेंगे तो उसमें किससे आ सकता है? थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से। जब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्बिट की तो उसमें कहाँ से आ सकता है? दिस इज थर्ड ऑर्बिट, इट कैन एंटर फ्रॉम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। जब हम बात करते हैं ब्रैकेट की सीरीज की, यानी इसके लिए n1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 4। n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? इट कुड बी 5, इट कुड बी 6, इट कुड बी 7, इट कुड बी 8। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि डायमंड की सीरीज जो थी, हम अगर बात करें, इसमें n1 हमेशा क्या रहेगा? 1, और n2 क्या हो सकता है? इट कुड बी 2, 3, 4, 5 सो ऑन। और इसका जो रीजन होता है वो कौन सा होता है? अल्ट्रावायलेट। सिमिलरली जब हम बात करते हैं बामर सीरीज की, ये इनके नाम पे डिस्कवर थे, जो जिस साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर किया उसके नेम पे उसको दे दिया। इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, n2 कितना हो सकता है? 3, 4, 5, 6 सो ऑन। रीजन यहाँ कौन सा है? विजिबल। जब हम बात करते हैं पास्चन की, उनके केस में n1 की वैल्यू कितनी रहेगी? 3। ये क्या हो सकती है? 4, 5, 6, 7 सो ऑन। रीजन होगा इंफ्रारेड। ब्रैकेट के केस में n1 की वैल्यू हो जाएगी 4, दिस कुड बी 5, 6, 7 इंफ्रारेड। पिफन के केस में n1 की वैल्यू हो जाएगी 5, दिस कुड बी 6, 7, 8 सो ऑन। रीजन विल बी इंफ्रारेड। यानी, और ये जो वैल्यू है 10961, ये किसके लिए होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। आर से होता है डिनोट, रिडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू इसकी कितनी होती है? 109,677 पर सेंटीमीटर। यानी इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि म्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, दैट इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। आप ध्यान रखिएगा, जब हम हाइड्रोजन की बात करें तो जेड की वैल्यू 1 है, किसी और में रखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे क्या हो गया? एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। जब हम बात कर रहे हैं, इफ n1 हमारा 1 है और n2 हमारा क्या है? इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है? लिमिटिंग लाइन में वेवलेंथ कैसी होगी हम निकाल सकते हैं? लोवेस्ट वेवलेंथ होगी। n1 हमारा 1 है, n2 हमारा इन्फिनिटी। यानी हम क्या कह रहे हैं? इस समय हाईएस्ट एनर्जी होगी, हायर एनर्जी एंड लोवेस्ट वेवलेंथ। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। n2 की वैल्यू नहीं पता कहाँ से वो उतर के आ रहा है। दूसरा केस हम क्या कह रहे हैं कि n1 हमारा 1 है और n2 हमारा क्या है? 2 है। इस समय क्या होगा? एनर्जी हमारी लोवेस्ट होगी, ये लिमिटिंग लाइन है, लोवेस्ट एनर्जी एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। हायर एनर्जी लोवेस्ट की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो, बेटर रहेगा शॉर्टेस्ट। क्लियर? तो ये स्पेक्ट्रम किसका था? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि सिलेबस में बोर मॉडल शुरू करने के पहले ये रिक्वायर्ड रहता है।